तय बताओ, फौजी संघ नेता बनने को सफर कड़े से शुरू हो। बसपा मैंने ज्वाइन कर ली और बहुजन समाज पार्टी में काम करने लगा। अभी हाल ही में यमुना जल समझौतो है, भजनलाल जी करवायो है, तो उनको ऊपर तारो के कुछ कहना है। समझौते के अंदर झुंझुनू जिला अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। भाई झुंझुनू के लिए नहर आई, झुंझुनू की मांग थी, तो आज वो कार्यालय तो कम से कम सिक्कर में झुंझुनू में बने। अब झुंझुनू में अगर वो कार्यालय बनेगा तो यहाँ रोजगार के साधन खुलेंगे। शीशराम जी ओढ़ा यमुना जल समझौतो है ऊपर राजनीति खेली है नहर को पानी लाने के लिए। दोनों जगह एक जैसी सरकारें नहीं आई, कभी यहाँ कांग्रेस तो वहाँ बीजेपी आ गई, तो वो नहीं बैठ पाया। तो हनुमान जी बेनीवाल हैं, उन पर लोगों को यो आरोप है कि वह जाट कौम का नेता ही। नमस्कार भाई, मैं तुषार शर्मा और ते देख रहे हो आप सेगवाटी। आज मेरे साथ में जो शख्सियत मौजूद है ये है राजेंद्र जी फौजी, और ये काफ़ी ज़्यादा धरातल पर सक्रिय दिखता नजर आए हैं। और कोई ना इंसाफ दिलाने की बात हो या फिर न्याय की बात हो तो ये तन हर जगह दिखेगा। बाकी नमस्कार फौजी साहब, तारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तय बताओ, फौजी संघ नेता बनने को सफ़र कड़े से शुरू हो। देखो, मैं फौज से आने के बाद एक व्यापार में टेंट का मेरा व्यापार था, वो मैं व्यापार करता था। फिर उसके बाद में अचानक क्या यहाँ शीशराम जी ओढ़ा साहब थे और सुमित्रा जी थे, तो इनके क्या गांव में कोई मैन आदमी एक हर गांव में एक दो आदमी थे, तो जो नीचे तबके के लोग हैं उन लोगों की कोई सुनाई करने वाला नहीं था। और मैं वैसे फौज में रहते हुए काशीराम जी की जीवनी के बारे में मैं उनसे प्रभावित था। तो मैंने फिर लोगों का ये देखा कि किस तरीके से ये लोग दुखी हैं, इनका भला किस तरीके से किया जाए। तो फिर मैं 2011 के अंदर दिल में कुछ करने की थी, तो काशीराम जी से और जो बसपा की रीति नीति थी उससे वो मेरे को ठीक लगी, कांग्रेस बीजेपी के बजाय वो ठीक लगी। तो मैंने 2011 में बसपा मैंने ज्वाइन कर ली और बहुजन समाज पार्टी में काम करने लगा। तब से मैं राजनीति में लगातार चल रहा हूँ। और एक यूँ मामलो है फ्री बिजली आड़ो, और एक वो जो श्रेय है वो भाजपा और कांग्रेस ले रही है, तो तारों के कहना है उपाय। देखो, जो बिजली मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, बिजली फ्री ऐसे नहीं हुई थी। पहले लोग जब मैं सुबह, क्योंकि मैं किसान की राजनीति करता था, तो 2015 के अंदर जब गांव में जाते थे तो यार फौजी हमारी तो 20,000 की लोड बढ़ हमारी तो 30,000 की बढ़ वो कटवाने के लिए कभी एससी के पास, कभी एक्शन के पास है डेली, क्योंकि मैं कोई पदाधिकारी था नहीं, कोई बड़ा नेता था नहीं, जाते थे लोगों की आदि करवाते थे कुछ। तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि क्यों ना यार ये बिजली फ्री हो जाए। अच्छा भाई, सिंचाई के लिए बिजली फ्री होनी चाहिए। फिर मैंने थोड़ी स्टडी की भाई गंगानगर साइड में पानी के पैसे कम खर्च होते हैं। झुंझुनू में क्या है कि एक ट्यूबवेल होता है, वो 40 बीघा ज़मीन की सिंचाई करता है, और उसमें साल में एक बार मोटर बढ़ने का अगर खर्चा मानो तो 40,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये एमएसपी किस पे निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि हम जो गंगानगर का किसान है उसका ये गेहूँ बोरी अगर पैदा करता है तो 20 रुपये पानी का खर्च आता है, और झुंझुनू का किसान एक बोरी अगर गेहूँ की पैदा करता है तो उसके 400 रुपये लगते हैं। तो मैं और मेरा एक मित्र है पंकज धनखड़, वो भी राजनीति का, मैं बोला यार ये बिजली फ्री हो सकती है, तो बोले हाँ हो सकती है। तो हमने क्या किया कि 1 जनवरी 2016, आप देखना न्यूज़पेपर में भी 1 जनवरी 2016 को हमने नई साल से हम यार बिजली फ्री कराएंगे। तो हमारी मांग थी कि कृषि के लिए फ्री बिजली और घरेलू 300 यूनिट तक फ्री। तो हम लोगों ने क्या कोर्ट के आगे अपना बैनर लगाया, मैंने सारे किसानों को फ़ोन किया, लेकिन किसान उस मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि सबको ये लग रहा था फ्री बिजली हो सकती है क्या। मतलब यहाँ तक कि हम सुमित्रा जी विधानसभा अध्यक्ष उसके पास गए थे तो उसने भी कहा कि फ्री बिजली थोड़ी हो सकती है। विश्वास ही हाँ, यहाँ सुमित्रा जी सिंह जी ऊर्जा मंत्री थी, उसने भी मुझे ये कहा कि बिजली फ्री नहीं हो सकती। तो फिर हम लोगों ने क्या इस बात के लिए, भाई सुमित्रा जी फिर हमारे साथ आए, उसको हमने बताया कि इस तरीके से गंगानगर में 20 रुपये खर्चे में पानी गेहूँ की बोरी पैदा हो रही है, हमारे 400 रुपये लग रहे हैं एक बोरी के। तो सुमित्रा जी की भी समझ में आया, फिर सुमित्रा जी भी हमारे आंदोलन में साथ आई। लेकिन 1 तारीख को जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम OROP आंदोलन था, वन रैंक वन पेंशन फौजियों का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को मैं लीड कर रहा था। तो उसके अंदर क्या हो गया, उस टाइम सारे फौजी आए, मुझे आज भी याद है उस मीटिंग के अंदर 73 फौजी आए थे। झुंझुनू कोर्ट के आगे 1 जनवरी 2016 को हमने फ्री बिजली का आंदोलन शुरू किया। तो जो ये किसान थे, जो वहाँ के वकील थे, वो देख के उस बैनर को देख के हंस रहे थे, बोले यार फौजी बिजली भी फ्री हो सकती है क्या। एक लोग अचंभा से कर रहे थे कि सिंचाई की बिजली फ्री हो सकती है। तो मैंने कहा होगी या नहीं होगी, मैंने सारे वो जो फौजी भाई थे उनको कहा कि भाई 5 केजी हमने दूध मंगाया, 5 किलो जलेबी मंगाई, और भैया अपन नई साल का जश्न मना लेते हैं और इस बहाने अपनी ये मांग सरकार तक पहुँचाते हैं। लेकिन उसके बाद हम 200 विधायकों से मिले और हम गहलोत जी से भी मिले। तो गहलोत जी ने हमें कहा कि आने वाले टाइम पे जो भी पार्टी राज करेगी वो इसी मुद्दे पे करेगी। तो हमारी और हिम्मत बंधी
उसमें फिर हम लोगों ने फिर उसके अंदर हनुमान बेनीवाल जी आए, करोड़ीमल मीणा जी आए, घनश्याम तिवारी जी आए, कम्युनिस्ट पार्टी आई, सारे फिर सब ने फिर ये पूरे राजस्थान का मुद्दा बना। और उसके लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ बहुत लड़ी, और लड़ाइयाँ भी यहाँ तक लड़ी जब, क्योंकि ये कह रहे हैं बीजेपी वालों ने बिजली फ्री करवाई है। आपको शायद याद होगा बीजेपी जब 4 साल का जश्न मना रही, झुंझुनू में वसुंधरा जी का कार्यक्रम था, तो वसुंधरा जी का कार्यक्रम ने फ्री बिजली की मांग इतने पुरजोर से उठाई थी। उस मीटिंग के अंदर मैं गया था, तो लोगों क्या उस टाइम बीजेपी, तो हम लोग झंडे छुपा के ले गए, तो मेरी सब पुलिस वालों के पास फोटो थी, तो मैं क्या क्या दाढ़ी वाड़ी लगा के अलग मेकअप करके गया था। तो जो हम आगे जाके बैठ गए, जो वसुंधरा जी आई तो हमने काले झंडे दिखाए, काले झंडे हमारे पुलिस ने छीन लिए। तो मैंने उस टाइम कोट पहन रखा था काला, वो कोट उस टाइम मैंने आज भी वो कोट एसपी ऑफिस में है, क्योंकि एसपी ऑफिस वालों ने बोला उसकी जमानत कराओ, तो मैं जमानत किस लिए करवानी थी। तो उस दिन के बाद बीजेपी वालों के काले कपड़े पहने, आज बनियान अंडरवियर भी काले नहीं पहन के जाते। तो मतलब ये वो आंदोलन काफ़ी लंबा आंदोलन चला था, उसके अंदर काफ़ी बार जेड़े गए, बहुत लंबा आंदोलन चला, 2-3 साल चला। फिर वसुंधरा जी ने 5 वाट तक फ्री की थी, 5 किलोवाट की फ्री की। फिर आने वाले टाइम में गहलोत जी ने पूरी फ्री की थी। इस तरीके से मुद्दा बना, इसमें हमने सफलता पाई। पूरे राजस्थान का मुद्दा था, इसमें सारे संगठनों ने, राजस्थान के जो भी संगठन, सबने लड़ाई लड़ी। तो एक बात बताओ, किसान की सिंचाई की, पीने का पानी की बात आ रही है, ठीक है, तो जहाँ अपनी बात हुई, तो वो के अंदर अभी हाल ही में यमुना जल समझौता हो है, भजनलाल जी करवायो है, तो वो ऊपर तारो के कुछ कहना है? देखो, उस पर मेरा यही कहना है कि वो यमुना जल एक समझौते के अंदर झुंझुनू जिला अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अच्छा। क्योंकि देखो, नहर का मुद्दा 1994 जो एमओयू तैयार हुआ था, शीश राम जी ने झुंझुनू जिले के लिए बनाई गई थी, और झुंझुनू जिले में सिंचाई का पानी मिलना था। और सिंचाई का पानी मिलने के बाद भाई वो शीश राम जी कुछ कारणों से, भाई शीश राम जी से मैं एक बार मिला था कि ये फौजी हॉस्पिटल का उद्घाटन था और मेरा टेंट का काम था, तो उसका टेंडर मेरे पास था। तो शीश राम जी वहाँ थे, मैं तो मेरी क्या सवाल पूछने की थोड़ी आदत थी, तो मैंने क्या कि शीश राम जी से सवाल, मसाब ये आप वाली नहर गाँव लोग, क्योंकि उस टाइम में राजनीतिक में नहीं था, मेरे को राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था, मैं एक व्यापारी था। तो मैंने कहा साहब ये आप लोग कर नहर, और गाँव में लोग मजाक करते हैं, शीश राम जी वाली नहर बोतल में आएगी, वो आएगी। तो उस टाइम मुझे शीश राम जी ने एक बात कही थी, बोले बेटे मेरा पहला मकसद है कि कहीं भी कैसे भी झुंझुनू में नहर आ जाए, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य था इस जिले का। मान लो उस टाइम जब झुंझुनू में राजस्थान में मान लो कांग्रेस की सरकार थी, तो हरियाणा में बीजेपी की आ गई, हरियाणा में बीजेपी आई तो यहाँ कांग्रेस की रह गई, या केंद्र में कोई और सरकार थी, तो शीश राम जी उस मुद्दे को भुना नहीं पाए, मतलब किसी तरीके से सफलता नहीं मिली उनको। और शीश राम जी देखो भीड़ के कोई नेता नहीं थे, ये सबको पता है, शीश राम जी अच्छे नेता थे लेकिन भीड़ के नेता नहीं थे। तो आज ये नहर, और आज ये नहर आई है, फिर भी आप एक सोचने वाली बात है। देखो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा था, क्योंकि सीकर के पास जयपुर लगता था, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का आंदोलन सीकर में हुई ही नहीं, ये मांग झुंझुनू की थी, क्योंकि जयपुर से दूर था। यहाँ के जो युवा थे उन्होंने कई बार जेलें भी गए, बड़े बड़े आंदोलन किए, शेखावाटी का बड़ा, यूनिवर्सिटी का बड़ा मुद्दा लड़ा। लेकिन यहाँ के जो झुंझुनू के जो नेता हैं वो बड़े उदासीन नेता हैं, बड़े निष्क्रिय हैं, पता नहीं क्या कारण है। जनता यहाँ की खूब लड़ती है, मैंने बोला झुंझुनू जिले की जनता पढ़ी लिखी है, वीरों की धरती है, झुंझुनू की जिला जनता काफ़ी लड़ती है। तो यहाँ की जनता ने लड़ने में कमी नहीं छोड़ी, जनता लड़ी, यहाँ के युवाओं ने खूब संघर्ष किया, शेखावाटी यूनिवर्सिटी लाए। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ की नेताओं की उदासीनता के कारण और वो यूनिवर्सिटी सीकर में चली गई, और हमारे झुंझुनू कोई नेता नहीं बोले, लड़े हम, यूनिवर्सिटी कहाँ चली गई? सीकर। और वैसे ही आज नहर है, अब नहर के मामले में ठीक है, ये कुछ ले आ गए, छोटा मोटा किया है, पानी आया है, पाइपों में ला रहे हैं, 3 पाइप आने बता रहे हैं। अखबार के मुताबिक जो बारिश के 4 महीने हैं उसमें 25 दिन पानी आएगा, कोई उसके अंदर कोई भी सिंचाई का पानी का कहीं कोई भारी जिक्र नहीं है। और जो जब 2024 के अंदर ये आंदोलन, क्योंकि वैसे तो ये 94 से मुद्दा चल रहा है, कभी किसान यूनियन ने इसके आंदोलन लड़ा, कभी इसका आंदोलन, ये मान लो फौजियों तक भी ने भी इसका साथ दिया कि नहर लाओ, यमुना जल हमारा है, कि वो हमने भी लड़ाई लड़ी थी। और एक बार जो अपने ये किसान है, ये आपने देखा लाल चौक पे 500-600 दिन से बैठे हैं। तो 2024 में बड़ा मुद्दा बन गया था, और सरकार को ये लगा कि अगर ये नहर नहीं आई तो झुंझुनू जिले में बीजेपी सरकार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उस टाइम उन्होंने एक नई एमओयू बनाई, जैसे हमारी एमओयू पहले बना हुआ 94 में, वो पहले सुरजेवाड़ा हेड से पानी आना था, अभी हथनी कुंड से कुछ इस साइड से आ रहा है, तो वो पानी मिल रहा था, उससे 33% भी पानी नहीं मिल रहा।
तो वो भी ठीक है मिला, लेकिन उस टाइम हमने 24 में भी मैंने स्टेटमेंट जारी किया था कि जितने भी आज 2024 के जितने भी ऐड हैं बीजेपी पार्टी के, बीजेपी के नेताओं के, आप उनको उठा के देख लो, कहीं भी उसमें सिंचाई का नाम नहीं है, यमुना जल का पीने का पानी। तो जनता को उसी टाइम उस नई एमओयू बनाई, जनता को गुमराह कर दिया, और वो आंदोलन, क्योंकि किसान को तो ये लगा कि यार नहर आ गई, तो जो आंदोलन चल रहे थे वो आंदोलन ठंडे बस्ती में पड़ गए, क्योंकि सही राम जी थे हमारे, वो भी एक नहर का मुद्दा आंदोलन लड़ रहे थे, जो शायद आरएस अधिकारी हैं वो भी लड़ रहे थे, लेकिन वो सरकार ने उस आंदोलन को खत्म करने के लिए उस टाइम 2024 में लॉलीपॉप दी थी। आपने देखा होगा 24 में भी जैसे अब पटाखे बजे ना, उससे ज़्यादा 24 में बजे थे, आज से 3 साल पहले उससे ज़्यादा बजे थे। तो इसी तरीके से बजते रहे। और अभी भी वो टॉप जिनके मदन जी राठौड़ है, वो भी पता नहीं अभी बोल रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी नहर ला रहे हैं, उसमें इतने मोटे मोटे पाइप आएंगे, टीकाराम जूली का ट्रक चला जाएगा, गोविंद डोटासरा का ट्रक चला जाएगा, पता नहीं बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इनसे मांग करता हूँ कि ये झुंझुनू जिले के लिए नहर आई थी, जैसी भी लाए हैं नहर झुंझुनू जिले के लिए, तो आज वो उसका जो यमुना जल का कार्यालय है वो सिक्कर में क्यों बनाया जा रहा है? भाई झुंझुनू के लिए नहर आई, झुंझुनू की मांग थी, तो आज वो कार्यालय तो कम से कम सिक्कर में झुंझुनू में बने। अब झुंझुनू में अगर वो कार्यालय बनेगा तो यहाँ रोजगार के साधन खुलेंगे, 10 पर मतलब उस ऑफिस में आदमी रहेंगे, कोई मकान के किराए में रहेंगे, कोई चाहे मतलब आज यहाँ 1000-1200 आदमी को रोजगार मिलता अगर वो कार्यालय सिक्कर नहीं जाने के बजाय झुंझुनू में खुले तो आज फिर अपने नेता उदासीनता दिखा रहे। पटाखे बजाने में झुंझुनू जिले के नेता राजस्थान में नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में पहले नंबर पे हों, लेकिन काम करवाने में तो मैं यहाँ के नेताओं से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है। ये जो यमुना जल का कार्यालय सिक्कर जा रहा है, यहाँ के नेताओं से मेरा खुद की उनसे आपके माध्यम से पर्सनल मांग है कि किसी भी तरीके से आप वो ऑफिस झुंझुनू लाओ। अगर आप में थोड़ी बहुत हिम्मत है, थोड़ी बहुत आप इस झुंझुनू जिले के जो युवा हैं, जो किसान है, अगर उनका आपके दिल में मान सम्मान है तो किसी भी तरीके से, क्योंकि राजनीतिक में हर चीज़ जायज़ है, किसी भी तरीके से वो चाहे आदमी चाणक्य नीति से लाए, चाहे अपना पावर दिखा ले, उस कार्यालय को यहाँ ले आना चाहिए। और अगर ये बीजेपी के नेता वो कार्यालय यहाँ ले आ रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस झुंझुनू जिले के युवा, इस झुंझुनू जिले के किसान उन नेताओं का स्वागत करेंगे। और दूसरी बात, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, बीजेपी नहीं, कांग्रेस के आज शीशराम जी ओड़ा हैं, आज वो उनके बेटे हैं विजेंद्र जी ओड़ा, वो एमपी हैं, और उनके बेटे की लाई हुई नहर है, उनके पिताजी की लाई हुई नहर है। आज उनको कम से कम रोड पे आना चाहिए, यहाँ की जनता के साथ आना चाहिए कि ठीक है पानी तो जितना हो सकता है, कहीं पानी कम हो गया होगा, यमुना में भी पानी कम हो गया होगा, लेकिन जितना आ रहा है उसका ऑफिस तो झुंझुनू में खुले, उसको विजेंद्र जी ओड़ा का आगे आना चाहिए। अब इन कांग्रेस वालों को बोलते हैं तो एक बात बोलते हैं कि यार हमारा तो एमपी नहीं है, कांग्रेस का है हमारा एमपी, तो बीजेपी का नहीं है, वो क्या कर सकता है? तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि जो हमारा एमपी हनुमान बेनीवाला, वो तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, फिर भी आप देखो नागौर में सारे अच्छे काम हो रहे हैं। और इनको यही है कि आज इसका एक जो राज का एमपी एमएलए होता है, क्या वही काम कर सकता है क्या? आज मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा विजेंद्र जी ओड़ा तो कांग्रेस का, वो क्या कर सकते हैं? मेरे को एक दिन के लिए एमपी बनाओ इस झुंझुनू में, एक दिन के लिए मैं इस झुंझुनू जिले की सरकार को यहाँ जाम कर दूँ। और ये जो जयपुर की सरकार हो घुटने टेकते हुए है, आप झुंझुनू की जो यमुना जल का है ना ऑफिस, वो झुंझुनू में खुले, तो विजेंद्र जी ओड़ा का आना चाहिए, और हम उसके साथ हैं। तो ये नहर के मुद्दे में हो गया, जितना पानी कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी ये मांग भी है आपके माध्यम से कि जो यमुना जल का ऑफिस है वो झुंझुनू में खुलना चाहिए। तो एक चीज बताओ, झुंझुनू का जी का बुजुर्ग हैं, बन को यो आरोप है कि जो शीशराम जी ओड़ा हा वह सिर्फ या जो यमुना जल समझौता है ऊपर राजनीति खेली है नहर को पानी लाने के लिए। देखो शीशराम जी ने राजनीति नहीं खेली। देखो जो लोग अलग बात बोलते हैं कि शीशराम जी से मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं मिला हूँ, शीशराम जी इसके लिए बड़े संवेदनशील थे, लेकिन क्या कि वो राज्य में क्या कई बार दुर्भाग्य था कि उनका कि दोनों जगह एक जैसी सरकारें नहीं आई, कभी यहाँ कांग्रेस तो वहाँ बीजेपी आ गई, तो वो नहीं बैठ पाया। और शीशराम जी भीड़ के नेता नहीं थे, अगर वो यहीं 20-30 हज़ार लोगों को सड़क पे बैठा कर फिर सोनिया गांधी के पास जाते कि भाई मेरे ज़िले में ये मांग है, वहाँ सिंचाई का पानी बंद हो रहा, तो क्या पता सोनिया गांधी दे देती। लेकिन शीशराम जी भीड़ के नेता नहीं थे, मैंने आपको पहले बता दिया। तो शीशराम जी किसी भी तरीके से वो नहीं ला पाए, लेकिन शीशराम जी की देखो इच्छा शक्ति थी ये नहर लाने के लिए, ये मैं आपको, क्योंकि मैं उनके मुँह से सुनी बात बोल रहा हूँ। एक चीज़ और बताओ कि शीशराम जी काफ़ी बार विधायक और सांसद रिया, तो जो काम बनने और क्या बोले अगर हैं झुंझुनू के अंदर करना चाहे हो, सेगवाटी के लिए करना चाहे हो, वो करोगे? देखो जी, या शीशराम जी ने किया, किसी नेता ने नहीं किया। आज झुंझुनू जिले में आप मानते हो शिक्षा सबसे आगे शिक्षा में है,
आज झुंझुनू जिले के हेडक्वार्टर की सरकारी कॉलेज देखो आप जाके, मुरारका कॉलेज है, आज शिक्षा में सबसे आगे है। वो कितनी 5 बीघा ज़मीन में खोल दी। अरे झुंझुनू शिक्षा में आगे, इसके लिए कॉलेज तो बड़ी होनी चाहिए थी, और वो भी यहाँ के नेताओं ने नहीं खोली। यहाँ के जो युवा थे वो लड़े, वो जेल में गए। आप भी बताए, जब मैं था, राजेश बाबल, आज जो मनोज जी मील, पंकज धनखड़, ये सारे से अपने जो ये मुरारका कॉलेज है इसके आंदोलन में सारे जेल में गए हुए हैं। अगर वो आज छोटी सी कॉलेज भी खुली है ना, वो यहाँ के नेताओं ने नहीं खुलाई, ना शीश राम जी ने खुलाई, ना बीजेपी के नेताओं ने खिलाई, वो यहाँ के युवाओं ने लड़ झगड़ के अपनी कॉलेज खुलवाई थी। तो इनका कोई विकास में कोई मुद्दा है नहीं। आप देख रहे हो जो अपनी ट्रेन की लाइन है, जब कहीं भी झुंझुनू जिले में आज सबसे ज़्यादा फौजियों का जिला होते हुए आज ये ब्रॉडगेज लाइन आई है, ये राजस्थान में सारे जिलों में होने के बाद लास्ट में झुंझुनू में आई है। तो ये यहाँ के नेता, और आज यहाँ का अपना रिको है जो रोजगार देता है वो 100% फेल हो गया। तो यहाँ के नेताओं ने क्या, कोई आज से थोड़े कोई ऐसा स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे झुंझुनू से टच होता हुआ नहीं निकला, यहाँ रेलवे की बड़ी लाइन नहीं थी, इस कारण से झुंझुनू पिछड़ा हुआ है। ये तो गनीमत मानो, अगर आज झुंझुनू जिस कंडीशन में है उसका श्रेय यहाँ के नेताओं को नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, यहाँ के भामाशाह, यहाँ के जो महाजनी ब्राह्मण बनिए हैं, उन्होंने क्या आज़ादी के टाइम से ही हमें यहाँ कॉलेजें पढ़ने के लिए दे दी, मोतीलाल कॉलेज, BL कॉलेज, पोदार कॉलेज, डालमिया कॉलेज। तो यहाँ के जो भामाशाह थे उन्होंने पढ़ने के लिए कॉलेज दी, जिसका कारण है कि आज झुंझुनू जिला शिक्षा में आगे है। 2004 में राजस्थान में अगर 32,000 टीचर लगे तो अकेले झुंझुनू जिले के 13,000 लगे थे। तो यहाँ के जो विकास है वो यहाँ के नेताओं का विकास में कोई योगदान है ही नहीं। मैं सच आपको ये बताऊँ, पढ़ा लिखा जिला है, यहाँ नेतागिरी है ही नहीं। यहाँ डर की भय की नेतागिरी है, क्योंकि हर घर में कर्मचारी है और कर्मचारी होता है वो डरता है। यहाँ नेतागिरी वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ के नेता आप खुद देख रहे हो किस तरीके से जीतते हैं, क्या सोच के जनता उनको वोट देती है, आपको खुद को पता है। अभी हमारे यहाँ MP साहब है विजेंद्र जीओड़ा, सच बोल तो मैंने उनको चुनाव में देखा था, उसके बाद मैंने नहीं देखा। अच्छा, उसके बाद में धरातल पे नहीं है भाई, आपने देखा तो आप बता दो, मैंने तो नहीं देखा है भाई। कहीं विजेंद्र जीओड़ा कहीं आए हों, कोई उन्होंने कहीं सरकार से कोई बड़ी मांग की हो, या किसी से कोई एक बड़ा जुलूस वगैरह या कोई बड़ी मीटिंग करके अपनी जनता की कोई बात पूछी हो जो इनको वोट दिए, किसी भी तरीके मैंने नहीं देखा है। अब वो क्या है, किस तरीके से जनता वोट देती है, आमने सामने वाले के आंट से देती है या देती है। तो एक बात बताओ, ते RLP पार्टी का जिला 100 झुंझुनू से है, तो हनुमान जी बेनीवाल हैं, बन पर लोगों को यो आरोप है कि वह जाट कौम का नेता ही। देखो, ये एकदम ये बात पूरी तरह निराधार है। आप हनुमान जी बेनीवाल को आप कैसे जाट नेता कह सकते हो? आज अपने ज़िले में आ जाओ, अपने झुंझुनू ज़िले के अंदर, मैं तो बस उस टाइम बहुजन समाज पार्टी में था। 2017 में हमारा एक सौंतली गांव था, उसमें नागरमल मेघवाल था, जिसने सुबह उसकी बैंक की कुर्की होनी थी और उसने रात को आत्महत्या कर ली। तो मैं किसान की राजनीति कर रहा था, लोगों मैं वहाँ गया तो जाने के बाद उसकी घर की मैंने सारी कंडीशन देखी, तो मुझे पता था या तो उसकी बैंक ज़मीन वाले ले जाएंगे, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई ये आत्महत्या नहीं की इसने, ये बैंक वालों ने इसको टॉर्चर किया और उसने बैंक वालों ने मर्डर किया। उसकी डेड बॉडी को लेके मैं बैठ गया था। तो उस टाइम क्या था कि मैं भाई बैठ गया, तो वहाँ का एक SDM था, कलेक्टर प्रदीप कुमार बोर्ड साहब थे, सारे गए। तो उन्होंने कहा तुम लोग नेतागिरी करने आ जाते हो, डेड बॉडी है ये, इस पर आप नेतागिरी मत करो, आप लोग तो क्या पता गाँव में क्या समस्या थी। तो उस टाइम मैं अनशन पे बैठ गया था। मैं बोला वो नेता हो रहे हैं, क्योंकि मैं कोई भी लड़ाई लड़ता हूँ या तो लड़ाई शुरू नहीं करता, आखिरी छोड़ तक उसको लेके जाता हूँ। ये देखो, क्योंकि हनुमान का सिपाही हूँ, मैं लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ता। तो ये मांग हमने लड़ी। फिर उस टाइम बहुजन समाज पार्टी थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो मिशनरी पार्टी है। आंदोलन में मेरा ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं हुआ, मैं बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन उस टाइम हनुमान बेनीवाल से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। तो हनुमान बेनीवाल ने उस टाइम, आपको 2017 के अंदर जो ही विधानसभा शुरू होनी थी, सत्र चालू होने वाला था, जो ही राज्यपाल का भाषण हुआ, हनुमान बेनीवाल और करोड़ीमल जी की मीणा और गोलमा देवी तीनों वेल में आए थे, और राज्यपाल का भाषण नहीं होने दिया था, उन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी। तो प्रेम सिंह बाजौर को यहाँ सरकार ने भेजा और उस नागरमल मेघवाल था, उसका बैंक का पूरा कर्जा माफ़ किया, उनको बहुत सारी चीज़ें दी। तो उस टाइम में अगर हनुमान बेनीवाल जाट की राजनीति करते तो नागरमल मेघवाल के लिए क्यों लड़ते? ये तो जो कांग्रेस बीजेपी के जाट हैं, जो कांग्रेस बीजेपी के और कास्टों के लोग हैं, कि हनुमान की अब आंधी चल रही है कि हनुमान बेनीवाल पे कोई चोर है, बेईमान है, किसी तरीके से भ्रष्ट, वो तो लगा नहीं सकते। तो इन्होंने ये तो जाट नेता है।
तो ये लोग इसको बदनाम करने करें। बाकी हनुमान बेनीवाल ने कभी जाट की राजनीति नहीं की, हनुमान बेनीवाल ने सर्व समाज की राजनीति की। ये तो देखो वो हनुमान जी बोलेंगे, आजकल कोई मुझसे पूछेगा भाई तो मैं ये कहूँगा मैं जाट समाज में पैदा हूँ, भाई मेरा समाज जाट है। वैसे हनुमान जी बोलते हैं कि मैं जाट समाज में पैदा हूँ, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जाटों का नेता हूँ। तो ये तो निराधार है एकदम से। आप हर जगह देख लो, अभी मुस्लिम समाज की मस्जिदें जहाँ वहाँ टूटी, ना कोई कांग्रेस वाला गया ना बीजेपी वाला गया, हनुमान बेनीवाल जी गए थे। तो जाटों की तो वो मस्जिदें नहीं थी। तो ये सारी हनुमान बेनीवाल को, इनको जो विपक्ष वाले हैं, इनको किस मुद्दे पे इनको फैल करें, और मुद्दा तो कोई मिल नहीं रहा है। आज देखो सारे मेघवाल समाज के बच्चे, मोहम्मदन समाज के बच्चे बहुत जुड़ रहे हैं आरएलपी में। तो ये तो एक जो कांग्रेस बीजेपी का ये पॉइंट किसी तरीके से ये छुर्रा फेंक दे और हनुमान जी से दब जाए, बाकी और कोई नहीं है। तो एक बात बताओ, जैसे बताइए कि हनुमान जी और संघर्षवादी नेता ही तो मतलब काफ़ी बार वीडियो भी आती रहे और बाकी लोग भी दावा करता रहे कि हनुमान जी बेनीवाल हैं वह अभद्र भाषा को इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करें, और साथ में ये जो अफीम वाली जो बात है नशे की, उसके ऊपर के कुछ कहना होता। देखो अफीम में तो आप बताओ, अगर हनुमान जी 24 घंटे काम करता, आप इसको देखते हुए 25 साल हो गई, अफीम खाने वाला इतने दिन मर जाए, तो ये झाड़ देखो, जो ईमानदार और लड़ाका होता है उसको गुस्सा आता है। अब आज आप भैया हनुमान जी तो बड़े आदमी हैं, आज मेरी देख लो, मैं एक बड़ा टेंट का बड़ा संगठन चलाता हूँ, लेकिन मुझे भी गुस्सा आता है कई बार। गाड़ियाँ, जो ईमानदार और सच्चा इंसान होता है ना उसको गुस्सा आता है, और जो चिकनी चुपड़ी बातें, जो चोर होता है ना वो चिकनी चुपड़ी और अच्छी बातें करता। तो हनुमान जी क्या है, साफ दिल के इंसान है, और पूरे दिन इनके दिल में टीस है, दर्द है, हमेशा हर लोगों की सोचते हैं। तो इनको कई बार बच्चे कोई करते हैं तो आ जाता गुस्सा, और सच्चे आदमी को गुस्सा आएगा, ये तो सबको पता। आप व्हाट्सअप खोल के देखो कि अच्छे इंसान की क्या खासियत होती है कि वो गुस्सा बहुत जल्दी आता है अच्छे इंसान को, तो वो हनुमान जी में है, इसमें क्या है। और एक चीज़ तानवेरो हो कि अभी हाल ही में रैली निकली, वो अंदर गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ करी गई, और आरोप यो भी है कि रूमर ये फैल रहे हैं कि गाड़ी का पीछा है ना और राजपूत लिखेड़ हो। और सुनो, यह चीज़ भी है कि वह न्यू बोलिया कि यह जो गाड़ी है यह हमारी रैली बिगाड़ने आई है, और शिव विधायक जो रविंद्र सिंह भाटी हैं उनको समर्थक है। देखो मैं एक तो वो गाड़ी आई, राजपूत तो बहुत गाड़ियाँ लिखी चलती हैं भाई। आज आप कैसे मान रहे हो, जो ये अपना है राजपूत नेता बहुत है इसमें, है कि नहीं है। विजय भारतीय पार्टी में बहुत चलती है उनकी गाड़ियों के पीछे। थान सिंह डोली है, उसके साथ बहुत गाड़ी आती है, उसके पीछे राजपूत लिखा होता है। ये कहाँ की वो गाड़ी, उस गाड़ी में आपने देखा डंडे पड़े थे, लकड़ियाँ थी, वो गाड़ी रैली हकीकत में हनुमान जी बेनीवाल की रैली का माहौल बिगाड़ने आई थी। तो ठीक रहा कि जो हनुमान बेनीवाल की सेना है, हनुमान बेनीवाल की जो फौज है, वो सूझबूझ से और वहाँ से उनको, वरना कोई बड़ा कांड हो जाता। आप ये क्यों नहीं मानते आज हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा कम कर दी गई है, उस गाड़ी में उनका प्लान क्या हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है। बाकी थान सिंह डोली आज बहुत राजपूत हैं जो हनुमान जी बेनीवाल के साथ, मतलब 50 गाड़ियाँ राजपूतों की चलती हैं। राजपूत लिखी हुई पहली गाड़ी तो हनुमान जी की रैली में चली नहीं। तो ये तो सब मनगढ़ंत कहानी है, फिर इनको कुछ ना कुछ बोलने के लिए विपक्ष वालों को चाहिए। और तो यह चीज़ मानो कि बात जो गाड़ी आई ही वह रैली बिगाड़ने के लिए आई। हाँ 100% आई थी। अच्छा, और एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है, जो भरतपुर सांसद हैं संजना जाटव बनने गाली देता नजर आए हैं हनुमान जी बेनीवाल। देखो AI से मोदी का पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। ये AI का ज़माना है, पता नहीं लोग क्या क्या बना देते हैं। तो ये निराधार बातें सारी। चलो ठीक है, तो त्यां बताओ, ताने तारी बात कर लें अभी। ताने मतलब सरकार भी यह चीज़ मान रही है कि 36 कौम का नेता हो, ए पक्के कुछ कहना होता। देखो सरकार मेरे को मान रही है, क्योंकि हमारे झुंझुनू में 2016 के अंदर एक बड़ा मुद्दा हुआ था। ये अपने झुंझुनू के पास में सोती गांव है। तो सोती गांव के अंदर क्या कि पहले जो थे वो लोग शमशान घाट भीड़ में था, तो भीड़ में क्या 4 दीवारी हो गई भीड़ की, जो अपने झुंझुनू के पास भीड़ थे। तो अपने क्या वहाँ एक मेघवाड़ा समाज में मौत हो गई थी, जो मंदिर जी फॉरेस्ट अधिकारी हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो कुछ लोगों ने क्या, मेरे समाज के जाट लोगों ने, मैं कुछ गुर्जर समाज के लोगों ने, मतलब उस समाज को, उस डेड बॉडी को उठा के वहाँ से फेंक दिया, और उसकी वीडियो वायरल हो गई थी। तो उस टाइम मुकदमा हो गया था। तो वो मुकदमा एक बड़ा मुकदमा था भाई, एक डेड बॉडी को उठा के चिता से फेंकना बहुत बड़ा गुनाह है। तो उस टाइम क्या कि वो 50-60 आदमी जेल काटते, तो वो बड़ा मुद्दा था। अब जोश में किसी ने कर दिया, तो प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि किसी भी तरीके से उस मुद्दे को भाई निपटाया जाए। तो यहाँ उस टाइम में सांसद थी संतोष जी अलावते, अब क्या, और विजेंद्र जी वाला अपने MLA साहब थे। मैं तो सिर्फ उस टाइम हमारा ये
वन रैंक वन पेंशन का और किसान की राजनीति करता था, और उस टाइम में बहुजन समाज पार्टी में मैं पदाधिकारी था। तो वो तो प्रशासन ने जिस तरह मेरे पास जानकारी है कि पहले संतोष जी के पास गए तो संतोष जी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं है। ओड़ा साहब भी दिल्ली थे, उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ एक गोपाल सिंह शर्मा नाम के एक डिप्टी हुआ करते थे, वो मेरे उन्होंने कलेक्टर साहब को बताया कि अगर ये राजेंद्र फौजी अगर आ जाए तो, क्योंकि मैं बसपा में था तो वहाँ एससी वाले भी मेरी मानते थे और किसान की नेतागिरी में करता था, और उसमें कुछ फौजी भी थे जो उस टाइम OROP आंदोलन चला था, तो मैंने फौजियों का नेतृत्व भी किया था। तो वो मेरे को बुला के ले गए, तो मैंने वहाँ सारी चीज़ें समझी। तो मैं मेरे समाज के खिलाफ, जो मेरा जाट समाज है, उनको मैंने समझाया कि भाई गांव में तुम्हारा अधिकार इतना, इनका भी है। तो मैंने मेघवाड़ समाज को उस टाइम शमशान घाट दिलाई, सोती गांव में जो आज भी हैं। उसके लिए फिर मुझे जो 26 जनवरी 2017 मेरे पास सरकार का पता नहीं एससी आयोग ने भेजा, कहाँ से क्या भेजा, मेरे पास लेटर आया। उसमें एससी आयोग वाले भी आए, और जो अपने राजस्थान सरकार की तरफ से राजकुमार रेणुआ मंत्री हैं वो आए थे, अपने सांसद थे नरेंद्र जी वो भी आए, अपने सभापति थे झुंझुनू के सुदेश जी अलावत वो भी आए, और अपने कलेक्टर थे प्रदीप कुमार बोर्ड वो भी आए, और ये अपने जो एसपी साहब गुप्ता जी वो थे। उन्होंने मुझे 26 जनवरी 2017 को तिरंगे के नीचे एक राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित पत्र दिया कि भाईचारा बनाने के लिए 36 कौम का नेता। तो इस सरकार ने मुझे वो सर्टिफिकेट दिया, 26 जनवरी 2017 को तिरंगे के नीचे जिला स्टेडियम पे दिया। तो इस सरकार ने मुझे माना कि मैं 36 कौम का नेता हूँ। मैं तो खुद कहता ही नहीं कि मैं 36 कौम का नेता हूँ, ये सरकार बोलती है, सरकार मानती है। हाँ सरकार मानती है। चलो, तो यह चीज बताओ कि ते धरातल के ऊपर काफी ज्यादा दिखो, ठीक है, संघर्ष करने की बात आओ तो ते सबसे ज्यादा अगर हो तो ये तारो मकसद की है, विधानसभा या लोकसभा? देखो विधानसभा लोकसभा फिलहाल तो देखो, पहले तो मैंने चुनाव लड़े हैं। मैंने एक बार 2013 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, 2018 का चुनाव मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सीट पे लड़ा, फिर मैंने चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि चुनाव देखो राजनीति के मैं मानता हूँ राजनीति के लायक में हूँ ही नहीं। अच्छा। क्योंकि राजनीति के अंदर क्या छल कपट झूठ साच ये चाहिए। तो फिर मेरा क्या थोड़ा 2018 की मुझे राजनीति नहीं करनी। लेकिन फिर मेरे जो साथ में उठने बैठने वाले हैं, जो मित्र हैं, जो यहाँ के गाँवों की जो लोगों की आवाज़ है कि यार मानते हैं, उन्होंने कुछ लोग मेरे पास आए, बोले फौजी साहब मानते हैं कि राजनीति गंदी है, लेकिन ये गंदी है, मानते हैं गंदा है, इसमें ये कमरा अगर गंदा है तो उस कमरे में अपने को किसी को तो घुसना पड़ेगा उसको साफ करने के लिए। तो कुछ लोगों की फिर इच्छा हुई कि भाई साहब आपको फिर आना चाहिए, क्योंकि झुंझुनू जिले के अंदर कोई जो किसी भी जो मजबूर है, मजलूम है, उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला है ही नहीं। तो फिर मैं उनकी बात मान के फिर ठीक है, फिर वापस 5-6 साल में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि कोई बड़ा मुद्दा हुआ जैसे स्मार्ट मीटर आए, उस टाइम मुझे पता था गलत हुई, तो मैंने उस टाइम मैं स्मार्ट मीटर के आंदोलन में आया, और मैंने पूरे झुंझुनू जिले के यहाँ से खेतड़ी, उदयपुर वाटी, मंडावा, पूरे झुंझुनू जिले को हमने बंद किया और ये स्मार्ट मीटर लगवाने बंद करवाए। तो बड़े आंदोलन हुए, उसमें माता था। फिर मैं धीरे धीरे क्या कि मेरे को उस टाइम थोड़ा ठीक नहीं, थोड़ा बैक मतलब स्लो ही चल रहा था, लेकिन अब लोगों की फिर मांग हुई कि भाई साहब आपको आना चाहिए। तो मेरे लिए कोई चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ वो आगे की बात है, लेकिन अभी लोगों की मांग है, लोगों को ये आस थी कि यार फौजी भाई साहब आप फिर एक बार आओ, क्योंकि यहाँ के जो MP MLA हैं वो तो आप देख रहे हो, तो कोई तो हमारे लिए लड़ने वाला चाहिए। तो फिलहाल तो मेरा चुनाव का कोई इतना वो है भी नहीं, मतलब 50-50 मानो, उसका वक्त और समय बताएगा। तो क्योंकि चुनाव हो गए साहब यहाँ पैसे वालों की, झुंझुनू का चुनाव तो आपने देखा ही होगा, इन 2-4 चुनाव में बबलू जी भामू जी ने करोड़ों रुपए के, अरबों के कितने करोड़ रुपए लगा दिए, तो उस चीज़ में तो अपन इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरा फिलहाल कोई चुनाव लड़ने का मूड है भी नहीं। और अगर फिर वक्त पे अगर जनता कहेगी कि हाँ भाई ठीक है भाई आपको लड़ना, जिस तरीके से अभी मैं बैठा था, फिर जनता ने कहा कि आपको आना चाहिए, लोगों के लिए लड़ना चाहिए, तो मैं आ गया। अब आगे अगर यहाँ की जनता चाहेगी कि ठीक है, वरना फिर इनको कहीं और घूमना है तो घूमती रहेगी, मेरे को उससे भी कोई फर्क नहीं। मेरे को वोट की राजनीति, चुनाव जीत के ही जनता की सेवा नहीं होती। आज आपके सामने बिना चुनाव जीते मैं तो कुछ भी नहीं, फिर भी जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये भी ठीक है। तो यह बताओ कि राजेंद्र जी गुड्डा ही और राजेंद्र जी फौजी हैं, दोनों ही के संघर्ष करता काफी दिखाई दे हैं, तो ते उन दोनों के बीच में के फर्क मानो, के फर्क दिखे तारा हिसाब से? देखो जी, राजेंद्र जी गुड्डा अलग तरह की राजनीति करते हैं, और मैं गुड्डा जी का नाम, जो भी कोई भी नेता हो,
अगर देखो, नेता और अभिनेता पीढ़ियों का आइकॉन होते हैं, जनता उनके पीछे चलती है, उनको ग्रहण करती है। तो मेरा मानना है, मैं किसी के बारे में ना, तो कि जो भी नेता अगर एक तो धर्म की बात करे और एक जाति की बात करे, मैं ऐसे व्यक्तियों को मेरी नज़र में नेता नहीं मानता। अच्छा, नेता नहीं मानता। मेरी सोच है, जो भी अगर मंच पे, क्योंकि नेता और अभिनेता मैंने आपको बताया समाज का आईना होते हैं, लोग उनको ग्रहण करते हैं, लोग उनके जो जिस रास्ते से चलते हैं उनके रास्ते चलते हैं, उनकी नकल करते हैं। तो आज नेता मैं मेरी सोच है, हो सकता है बहुत से नेता जो अपनी जातीय राजनीति करते हैं, कोई किसी जाति को गाली निकाल के करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नेता और जो नेतागिरी करता है उसको कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए और जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी, मेरे पास बहुत बार ऑफर आए झुंझुनू में भी, यार फौजी साहब आप मेहनत करने वाले हो, आप जाट समाज का कोई पद ले लो। मेरे पास बहुत बार आए कि आप जाट समाज में कोई बड़े पद पे आपको देते हैं, आपको प्रदेश में देते हैं। मैंने हमेशा उनको कहा कि मेरा समाज जाट समाज नहीं है, जाट समाज में मैं पैदा हूँ। जो भी समाज है वो सारे समाज हैं भैया। आज ये पता नहीं कौन सी बात चल गई भाई, कुछ तो गवर्नमेंट ने बना दी, ये सर्टिफिकेट बनाना है CST OBC, तो देखो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अगर आप एक सामाजिक ज़िंदगी में खड़े होते हैं तो पता नहीं, लोग वो ब्राह्मण समाज से है, वो जाट समाज से है। समाज इंसानियत का समाज होता है। मेरी नज़र में समाज, मैं मानता हूँ जो व्यक्ति है वही, चाहे वो आप किसी से, आप ब्राह्मण जाति से हो, आप भी मेरे समाज के हो। समाज क्या होता है, जो बहुत सारे समूह से मिलके वही समाज होता है। तो ये जातीय समाज भी मेरे को ठीक नहीं लगता। मैं मेरी बात बताऊँ तो ऐ बताओ कि एक समीकरण बन तो दिखाई दे रहे हो आने वाले चुनाव में, राजेंद्र जी भांबू, राजेंद्र जी गुड्डा और राजेंद्र जी फौजी। तो एक ऊपर तारो के कुछ कहना, तीन राजेंद्र होगा है। देखो वो तो टाइम बताएगा कौन क्या, किसके भाग्य में क्या है। देखो राजनीतिक में भाग्य भी साथ देता है। जैसे गुड्डा जी हैं, गुड्डा जी 2 बार बसपा में रह गए और इनको घुमा के, आपको पता है मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो, 2 बार मंत्री बन गए। नहीं बने कि नहीं बने, ऐसी वालों को वोट लिए 2 बार, बसपा में गए, जो ही चुनाव जीते बसपा छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हो गए। एक बार नहीं 2 बार किया है। तो देखो कौन क्या जीतेगा और कौन किस तरीके से राजनीति करेगा तो वो जाने। मैं तो आपको मेरी बता सकता हूँ कि मेरी चुनाव का टाइम अभी 2.5 साल पड़े, क्या होगा, क्या समीकरण होंगे, क्या नहीं, उसके बाद देखा जाएगा। तो यह चीज़ भी मानो हो कि झुंझुनू का जो झुंझुनू की जो राजनीति है वह कुछ और जो परिवारों के लिए, मतलब परिवारों के लिए सीमित है। देखो ये आपकी बात बहुत सही है। झुंझुनू में, यहाँ झुंझुनू विधानसभा देख लो, देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए। हम भी छोटे से थे तो हमने 2 ही गांव में देखे, सुमित्रा वर्सेस सीसराम। सुमित्रा ये चलता रहा था। अभी इस बार जरूर भाई मैं देख रहा हूँ कि राजेंद्र जी भामू झुंझुनू विधानसभा के अंदर सिर्फ एक बार 2.5 साल के लिए मूल सिंह जी शेखावत ने चुनाव जीता था। वो भी उपचुनाव था 2.5 साल के लिए। बाकी 2 ही परिवारों से बनता रहे, सुमित्रा जी, सीसराम जी। इस बार जरूर ये उपचुनाव थे, उसके अंदर अपने भामू जी MLA बने हैं। तो 2 परिवार, झुंझुनू विधानसभा में तो 2 परिवारों की राजनीति चल रही है। तो यह बताओ कि झुंझुनू की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जगह ऊपर और भामू जी ने काम करना चाहिए। देखो आज झुंझुनू में समस्याएं तो बहुत है, लेकिन आज सबसे बड़ी मेन समस्या है झुंझुनू में, एक तो ये ओवर ब्रिज है, क्योंकि एक तो वो अभी शायद काम चालू हो गया, 10-15 साल से पड़ा है, हवाई रोजिको वाला, पुलिस लाइन वाला, उसका काम चालू हो गया। अभी यहाँ फटाफटी एक तो हवाई पट्टी का जो ब्रिज है वो बढ़ना चाहिए, एक ये बाकरा मोड़ वाला, एक गुड्डा मोड़ वाला, ये 2-3 ब्रिज हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये गुड्डा मोड़ पे अपनी ऑफिस है, जिस दिन परीक्षाएं होती हैं यहाँ 2-3 घंटे तक जाम नहीं खुलता। तो हमारी इनको पहला प्रायोरिटी इनको ये लेना चाहिए, ब्रिज जरूर बनाने चाहिए। और ये पानी का निकास है, इसको भी थोड़ा ठीक करना चाहिए। बाकी तो मुद्दे तो बहुत हैं, इनसे तो ये कितने करते जाओ चाहिए। तो तय बताओ कि युवा के संदेश देना चाहोगा, युवा की जो राजनीति है वो ऊपर के कुछ कहना होता रहो। भाई युवाओं की राजनीति में मैं ये कहना चाहूँगा, युवा आज युवाओं को चीज़ सोचना चाहिए। आज युवा मेहनत कर रहे हैं, पीछे 22 लाख बच्चों ने मेहनत की, पेपर लीक हो जा रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा आज रोज़गार का मुद्दा है, जो रोज़गार के मुद्दे पे पहले कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल थी और अभी बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल है। और इससे बड़ा क्या होता है, पीछे जो आप डॉक्टरों का पेपर हुआ था, देखो 22 लाख बच्चे थे। आज पहले के टाइम में जब भी कोई नेता किसी भी मंत्री होता था, किसी चाहे रेल मंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री होता था, अगर रेल की दुर्घटना हो जाती थी, उससे 10 आदमी मर जाते थे तो स्वतः ही रेल मंत्री इस्तीफा देता था।
और ये जो सरकार बीजेपी सरकार जिसको आप डबल इंजन क्या पता 3 इंजन क्या क्या बोलते हो, ये सरकार जब से आज पूरा देश धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, मोदी जी इस पे चुप है। तो बीजेपी वाले तो अपनी देखो अपनी चला रहे हैं हरदर्मी, या हिटलर शाही राज हो रहा है। तो इस बारे में क्या बोलना, आपको खुद बताइए। तो युवाओं को मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ आज के दिन कि इस दुनिया में 3 चीज़ हैं जो दान की बनी हैं, उनकी कभी भी कोई इंसान पैसे नहीं लेता, अपने संविधान में लिखी है। उसमें पहला तो है मतदान, दूसरा है रक्तदान और तीसरा है कन्यादान। ये तीनों चीज़ों जो हम कन्यादान करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं कि यार हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वो परिवार कैसा है, वो ख़ानदान कैसा है, वो लड़का अपनी बच्ची को उसके बाद कैसे रखेगा, हम बहुत चीज़ें देख सोच समझ के वो दान करते हैं। और रही खूनदान जो ब्लड दान होता है, रक्तदान, वो भी अपन देखते हैं यार किसी की जान बच जाए, वो भी सोच कि यार अपने खून से किसी की जान बच रही है तो वो भी हम दान में देते हैं। लेकिन आज जो लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी दान की चीज़ है मतदान। ये मतदान जब तक यहाँ का युवा सोच समझ के नहीं करेगा तब तक यहाँ का युवा ऐसे ही थपेड़े खाता घूमता रहेगा। क्योंकि मतदान के टाइम में हम लोगों में क्या है यार, ये अपनी जाति का आ गया इसको दे दो, ये अपनी पार्टी का आ गया इसको दे दो। जिस टाइम हम कन्यादान करते हैं सारी बातें सोचते हैं, उसी तरीके से अगर मतदान करते टाइम अगर सोचने लग गया यहाँ का युवा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो है मत का दान करें, सही जगह जा रहा नहीं जा रहा है, उस दिन यहाँ का युवा सोच लेगा, सारा सिस्टम अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो एक बात बताओ जाए कि नीट पेपर की बात करी तो यह एक पार्टी है कोकरोच जनता पार्टी, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रही है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर भी हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगा? भाई अभी देखो सोशल मीडिया में वो ठीक है लेकिन धरातल पे जीरो है। देखो धरातल पे तो काम कर रही है ना, अभी देखो काम शुरू हुआ, इतने दिन से और अनशन पे बैठे हैं, कर रहे हैं। देखो आगे इसका क्या भविष्य होता है। अभी उसके बारे में हम अभी उन्होंने पार्टी बनाई नहीं है, अभी तो पार्टी बनाएंगे, कोई पदाधिकारी बन जाएंगे, उसके बाद चलेगी तो देखेंगे। लेकिन हाँ सोशल मीडिया में ठीक चल रही है, सोशल मीडिया पे ठीक चल रही है। क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया में ठीक चलने का कारण है हिंदुस्तान का युवा और बेरोजगार धक्के खाता घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढ रहा है, उसको विकल्प नहीं मिल रहा है। आज अगर कोई विकल्प मिलेगा तो यहाँ का युवा और बेरोजगार, यहाँ का किसान उस तरफ जाएगा। क्योंकि अभी अब हनुमान जी का आप देखते हो, शायद हिंदुस्तान में पहला नेता होगा जो ट्वीट पे लाखों आदमी चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? वो लोग हनुमान में काश देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल में उनको कुछ नज़र आ रहा है कि ये बंदा कुछ कर सकता है, तो ये सोच के जा रहे हैं। तो आज भटक रहा है, जगह ढूंढ रहा है। जैसे वही बात है, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को हमेशा कांग्रेस ने अपनी बपोती समझा, और जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज को विकल्प मिला मुस्लिम समाज गया है। उसी तरीके से यहाँ का जो युवा बेरोजगार है वो भी विकल्प ढूंढ रहा है, उसको जो विकल्प देगा वो साइड जाएगा। तो शेखावाटी की बात करा तो आप सीकर, चूरू और झुंझुनू सबसे ज़्यादा कौन सा डेवलप है? देखो जी, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, शायद आप तो हमसे छोटे हो, मेरे पिताजी और कहा करते थे कि सीकर जिला झुंझुनू से छोटा था कुछ सालों पहले, और आज सीकर तो देखो मिनी जयपुर बनने जा रहा है, और शायद झुंझुनू आज भी 6 किलोमीटर में ही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, आपको खुद को पता है। अमरा राम जी क्या नेता है? अमरा राम जी संघर्ष करने वाले नेता हैं, किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं और अच्छे ईमानदार नेता हैं। लोगों को ये आरोप भी है कि बस काफ़ी ज़्यादा जो है पैदल चलता दिखाई दे हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो जाता दिखाई दे हैं, गाड़ी को बहुत कम ले हैं। तो ये आरोप है कि वह यह राजनीतिक और वह है स्ट्रेटेजी है। नहीं, स्ट्रेटेजी देखो, अमरा राम जी हमेशा ही से ही ऐसे ही थे। मैं ज़्यादा तो नहीं अमरा राम जी को करीब 2000 के बाद मैं जानता हूँ। अमरा राम जी आते थे तो मैं, जो मेरे मित्र थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, मैं उनके साथ जाता था। तो वो अमरा राम जी उस टाइम में देखता था, उनकी बीड़ी पीने की स्टाइल, उनकी मतलब है, उनकी जो उनका जो जीना वो देसी सिस्टम का है, उनका वो शौक है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे भी जीते हैं अपने हिसाब से ठीक है वो मेरे हिसाब से। देखो एक बात, यह बात बताओ कि बुजुर्ग जो हैं बड़ को ये आरोप है कि राहुल कसवा जी हैं चूरू सांसद, बण पर ऊपर ये आरोप है कि बण का जो पिताजी और दादाजी तो था तो बगी है कांग्रेस में। हाँ, तो देखो बुजुर्ग जो हैं अपना उरा का शेखावाटी का, बण को ये आरोप है कि चूरू सांसद राहुल कसवा जी हैं, बण का जो पिताजी और दादाजी और भाजपा से कमा के खायो, और ये जो राहुल कसवा जी हैं बढ़ना कांग्रेस से टिकट मिली और वह कांग्रेस में चल गया। देखो अभी आप थोड़ी देर पहले जाति की बात करें, वो जाति की बात यहाँ आ जाती है। अच्छा, क्योंकि जाट समाज बीजेपी जाट को बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
आज राहुल कसवा अगर बीजेपी से एमपी बनते तो कोई बड़े मंत्री बनते, क्योंकि वो सीनियर लीडर हो जाते। और जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कभी भी जाटों का जो जाट समाज है उसको कभी भी अपना बेस वोट नहीं मानती। यूज एंड थ्रो वाला काम कर रही है जो बीजेपी सरकार है। तो उनको पता था कि राहुल कसवा को अगर टिकट दे देंगे तो राहुल कसवा जीत के जाएगा तो उनका बड़ा उनको मंत्री पद मिलेगा तो जाटों का वजूद बढ़ेगा। तो बीजेपी पार्टी जातिवाद, भाई बीजेपी तो करती जाति धर्म, बाकी इसके पास कुछ है ही नहीं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट से आप ये कह दो धर्म, गाय और पाकिस्तान इनको छोड़ के इनका कोई भी प्रवक्ता अगर 10 मिनट 5 मिनट बात कर ले तो मेरी गारंटी है इनके पास कुछ है ही नहीं। और लेकिन भगवान देखता है, इन्होंने हर चीज़ में जय श्री राम, अगर कोई कहीं आंदोलन हो तो जय श्री राम, कहीं कोई ब्याह शादी हो तो जय श्री राम, और उसी राम के घर में चोरी के लिए राम ही ले डूबा इनको तो। और अब तो शर्म की बात है, बड़ा दुख होता है, हम भी हिंदू धर्म से हैं, कि हमारा जो भगवान है उसका प्रतीक, जैसे हम बच्चे थे रामलीला जाते थे तो छोटे बच्चे थे तो हम ये कहते थे हनुमान जी आ गया। उस हनुमान जी को बीजेपी अपना झंडा दे के आगे नचा रही है। ये बीजेपी तो धर्म और जाति के नाम पे इस हद तक गिर चुकी है जिसके आपने देखा होगा भी। तो बीजेपी तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है इस चीज़ को छोड़ के। जो लोग हैं वह धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, तो यह चीज़ सही को नहीं गई? धर्म के लिए सक्रिय होना सही को नहीं? देखो जी, मैं फौजी आदमी हूँ और साफ बात है, हिंदुस्तान में सारे धर्म अपनी जगह, सारे धर्म अच्छे हैं। अच्छा, आप अपने धर्म को मानो, अपने हिसाब से मानो, उसका प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं हिंदू धर्म मानता हूँ, ठीक है, मैं हिंदू धर्म पैदा हूँ और मैं मेरे हिसाब से मानता हूँ। या मैं बाज़ार में पूरे दिन धर्म ईसाई धर्म भी मेरे लिए अच्छा है, मुस्लिम धर्म भी अच्छा है, सिख धर्म भी अच्छा है। और हम तो फौज में थे, 2098 में आरआर में पोस्टिंग थी वहाँ एक कमरा था जिसके अंदर एक साइड तो मुस्लिम समाज है अपने जाबासर धनौरी की, क्योंकि ग्रेनेडियर की फौज थी, उसमें मोहम्मद जिया थे अपने जाबासर धनौरी के। एक बैरिक होती थी 20 बाई 20 की, उस पर एक लकड़ी थी, उस पर 4 झंडे लगे हुए थे, हिंदू का भी लगा हुआ था, मुस्लिम का भी लगा हुआ था, सिख का भी लगा हुआ था, ईसाई का भी लगा था। उसी के अंदर टाइम मिलता था, मुस्लिम समाज के लोग भी अपनी नमाज़ पढ़ते थे, हम भी हनुमान जी के सामने 2 अगरबत्ती चाच देते थे, ईसाई वाले भी अपने वो क्या करते हैं वो कर लेते थे। और जो तो ये तो कोई बात नहीं, धर्म में तो तारो मकसद ये है कि भाईचारा की तरह रो सब भाईचारा। हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन और है कि झुंझुनू सांसद विजेंद्र जी ओड़ा बनना ते क्या का नेता मानो? देखो, विजेंद्र जी ओड़ा आज के युग के जैसे नेता होने चाहिए ना। देखो विजेंद्र जी का आज मैं कहूँ कि विजेंद्र जी वैसे, देखो मैं आपको पहले भी एक बात कहना चाहूँगा, विजेंद्र जी के जो पिताजी थे शीश राम जी ओड़ा और सुमित्रा जी, अपने इधर शिवनाथ जी, राम नारायण जी, इन नेताओं ने विकास के लिए कुछ किया नहीं किया वो तो आपके सामने है, अच्छा किया बुरा किया। लेकिन इन लोगों ने एक काम जरूर किया, झुंझुनू जिला बॉर्डर इलाका है हरियाणा से, आज सिक्कर में गैंगवार है, चूरू में गैंगवार है, लेकिन झुंझुनू जिले में गैंगवार इन लोगों ने कभी भी, जो सुमित्रा जी है, शीश राम जी है, राम नारायण जी, इन्होंने गुंडों को कभी सपोर्ट नहीं किया। इनका ये बहुत अच्छा गुण था। और अगर देखो राजनीतिक में आज कुछ इस तरह की राजनीति हो रही है, आज लोगों के क्या आप लगे सोशल मीडिया में चढ़ने के लिए, अब शब्द बोलने के लिए चढ़ते हैं। जैसे अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, रक्षा मंत्री, अपने शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, इतने बड़े पद पर रहे हैं, टीचर बताते हैं वो। और अभी ये गडकरी जी अपने परिवहन मंत्री हैं, उनको गंडकड़ी बोल रहे हैं। और अभी जो हमारे हनुमान जी बेनीवाल ने एक शब्द कहा, मूर्खाधिराज। देखो ये बीजेपी वाले अपने आईने में, अपने उसमें कभी नहीं जानते। मोदी जी ने राहुल गांधी को चोरों का सरदार कहा था, याद आपको? चोरों का वो भी सरदार तो डाकुओं में होते हैं। हनुमान जी ने तो फिर भी इनको राजा की उपाधि दी, वो भी मूर्खाधिराज बोले थे। तो ये जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने, और आपकी सोशल मीडिया के चक्कर में बीजेपी वालों ने खुद तो इनकी आवाज़ गंदी थी और पार्टियों के नेताओं की ओर कर दी। तो ये देखो, ये भी गलती हो रहा है। तो एक बात बताओ, आपकी बार हनुमान जी बेनीवाल केकरिंगा नागौर के अंदर तो SC की सीट है आई है। अजीत तो नागौर, वो एक दिन पहले वही वाली बात है, हम सिक्कर में थे तो बोले साहब ये तो हनुमान जी का इलाका नहीं होता। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि इलाका किसका होता है, शेर का कोई इलाका नहीं होता। तो हनुमान जी बेनीवाल कहीं से भी लड़ेंगे, उनका कौन सा इलाका, पूरा राजस्थान उनका है। वो यहाँ झुंझुनू से लड़े तो भी चुनाव जीते। तो हनुमान जी को जरूरत क्या है? वो तो देखो जिस तरीके से भाई SC की सीट हुई है, सिस्टम से हुई होगी।
और क्या पता हनुमान जी को हराने के लिए कर भी दी होगी इन बीजेपी वालों को, कुछ नहीं पता। जैसे ये कलकत्ता में पूरे ईवीएम जला दिए, कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम, तो इनका वो भी भरोसा नहीं है। तो एक बात और बताओ थे, राजेंद्र जी गुड्डा ही बंदू कहेगी आरएलपी का सीट पर और 300-400 वोट यहाँ हुए। देखो वो तो राजेंद्र जी गुड्डा है, वो अपनी सोच कह रहे हैं, लेकिन मैंने एक बार पहले भी की थी कि राजेंद्र जी गुड्डा तो शिवसेना के तो यहाँ 2 वोट नहीं आते, वो उसकी टिकट कैसे लाए थे। राजेंद्र जी गुड्डा का देखो अलग फंडा है, अलग पैटर्न है, उनकी अलग स्टाइल है भाई। वो हर अपने अब तो मैं तो ये कभी कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी गुड्डा देखो, किसी टाइम राजेंद्र जी गुड्डा 2 बार बसपा एससी वालों को पागल बना के मंत्री बन गए। अच्छा। और उनके उस टाइम स्टार अच्छे थे, और अभी वो क्या कर रहे हैं वो आपको पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पे एक बार बता ही दो ना। वो सब आपको पता है, उसमें क्या बताने, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो सारा पता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से गुड्डा जी को, सबको ये कहना चाह रहा हूँ, अभी देखो पिछली बार पार्टी नई बनी थी, आने वाले टाइम में जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर इतनी तेजी से फैल रही है कि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक तो क्या, जो प्रेजेंट टाइम में एमएलए एमपी विधायक मंत्री हैं, वो इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट लेने के लिए लाइन में लगेंगे लोग। और आप देख लेना 2-2.5 साल बाद गुड्डा जी जैसे बहुत एमपी मंत्री लाइन में लगे मिलेंगे आपको। तो एक बात बताओ कि आरएलपी पार्टी है बगा के युवा काफी ज्यादा समर्थक हैं, ठीक है, काफी ज्यादा समर्थन दे हैं, तो हनुमान जी बेनीवाल जाएंगे ते बतायो कि गुस्सा आ जाए तो आदमी बोल भी दे है, तो ये चीज से या जो भाषा है तो युवा कुछ मैसेज आता होगा ना गलत। भाई देखो युवाओं को, जो हनुमान बेनीवाल के जो चाहने वाले हैं, उनको सबको पता है कि हनुमान बेनीवाल दिल के कितने साफ हैं। वो गालियां देता तो पुचकारता भी वही है, प्यार भी वही करता है। आज हनुमान बेनीवाल एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के को भी साथ बैठा के हेलीकॉप्टर में घुमा लेता है। क्या आपका ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय से घुमा देते हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं, जो डराता है तो प्यार भी करता है। इसलिए हनुमान के देखो बच्चे फैन हैं, और हनुमान बेनीवाल को आप साधारण व्यक्ति मत मानो। मैं अभी भी बैठता हूँ कि हम हनुमान जी बेनीवाल के सामने बैठते हैं तो हनुमान जी बेनीवाल में हमें लगता है कुछ कि तेजा जी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल में कुछ उस तेजा जी महाराज का कुछ हमें उसमें दिखाई देता है। ऐसा हमें हमारी भावना है, हमारे दिल में ऐसा एहसास होता है जब हनुमान जी के सामने बैठते हैं तो हमें अलग सी फीलिंग होती है। तो तेजा जी के बाद और जो अपने भरतपुर के राजा थे, उनके बाद मैं ये मान रहा हूँ कि मतलब हनुमान जी में कुछ है ऐसा। अच्छा, तन महसूस होगा कि हनुमान जी उनके सामने बैठते होता है, तब बैठता। तभी तो हम भी कई बार सोचते हैं यार हनुमान जी की मीटिंग गए थे, टाइम था 5 बजे का, रात के सुबह 2 बज गए, एकदम दिल में गुस्सा फूटता है, और जो हनुमान जी का चेहरा सामने आ जाता है सारी बात भूल जाते हैं। अच्छा, यह वीडियो तो मैं भी देखी सोशल मीडिया पे, ये भूल जाते हैं। युवा मिलन ने गया और काफी टाइम लग गो बेनीवाल जी, और बजे ही आया ना को किया गुस्सा शांत हो मिल लिया, सुकून पड़ा। तो ये कह रहा हूँ भाई, हमने तेजा जी महाराज को देखा नहीं, लेकिन हमारे जो भरतपुर के सूरजमल जी थे उनकी और हनुमान जी की हम तुलना करें तो कोई बुराई नहीं होगी, दोनों मुझे तो एक जैसे ही लगे भाई। उनका हमने इतिहास पढ़ा है, और हनुमान बेनीवाल को हम देख रहे हैं, गरीब कमज़ोर के लिए वो भी लड़ते थे, गरीब कमज़ोर के लिए ये भी लड़ते हैं, और उन्होंने भी कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, और हनुमान बेनीवाल ने भी नहीं की। तो एक चीज़ बताओ, ये बेटा वाली राजनीति को केस सीन है, जैसे शीश राम जी हा पावरमा हा, तो अब के कौन बढ़गा, विजेंद्र जी वाला बनगा, और जय ही हनुमान जी हैं तो बनगा जो बेटा ही आशुतोष बेनीवाल, तो बनने की पूरी तरीका से और प्रिपेयर कर रखे हुए है, स्पीच भी के 1 नंबर की दे हैं। देखो वो तो एक बच्चा है 10-12 साल का, अभी वो कहाँ पढ़ेगा क्या जाएगा, वो तो ठीक है। अब जैसे ये तो देखो, कोई भी किसी किसान अगर खेत में काम करता है, उसका बेटा पढ़ाई में कितना भी होशियार हो, वो भी कभी कभार खेत में चला जाता है। तो ये तो कोई बात नहीं कि हनुमान जी का अभी तो ठीक है, मैंने तो छोटा सा बच्चा, वो तो 12 साल का काय की राजनीति, वो तो ठीक है आ जाता है, कुछ बच्चे ले आते हैं, चलो भी हनुमान बेनीवाल जी का बच्चा वो ले आते हैं, तो ये तो कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है हनुमान जी में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब।